नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नरेश त्रेहन, जो कि चेयरमैन है मेदांता मेडिसिटी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप जुड़े। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं उस वेरिएंट की जिसका खतरा अब भारत में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो इस लिहाज से कि अभी कदम अगर नहीं उठाए गए तो खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। जरा बताएं आप कि जो वेरिएंट अलग अलग देशों में पाया गया उस को लेकर आप क्या कहेंगे, वो कितना खतरनाक है हमने जो पहली और दूसरी लहर देखी उससे? तो जैसा ये हमने देखा कि जो इंडिया में दूसरी लहर आई थी वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से, लार्जली उसकी वजह से आई थी। और आज जो यूरोप और अमेरिका सफर कर रहा है वो इतने तादाद में सफर कर रहा है, वो डेल्टा वेरिएंट की उसमें डिटेक्शन हो रही है कि उसी की वजह से हो रहा है। अब एक नई बात पैदा जो हुई है वो नवंबर के बिगिनिंग में ही शुरू हुई और ये साउथ अफ्रीका बोट्सवाना के रीजन में पाया गया जो नया वेरिएंट है, जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस हो गए एक ही वायरस में, स्पाइक प्रोटीन में। तो उसका शुरू में जब देखा गया तो इसको नोटिस किया गया, तो उसको डिक्लेयर किया गया WHO ने कि ये वायरस ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये नया वायरस, इसके ऊपर बहुत सारी म्यूटेशंस हुई हैं और ये इन्फेक्शन भी कर रहा है। पर 2 हफ्ते के बीच ही उन्होंने उसकी एडवाइजरी चेंज करके ऑफ वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर दिया, इसलिए कि बहुत सारी तादाद में साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना में ये फैला है। इसका मतलब ये है कि हमें एक चेतावनी मिल रही है कि इसके फैलने की जो गति है वो ज्यादा लगती है पहले वेरिएंट से, और खतरनाक भी थोड़ा लगता है कि ये और खतरनाक ना हो जाए कि हमारी जो वैक्सीन और इम्यूनिटी जो जिस पे हम बहुत निर्भर हैं वो फिर से ना मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाए और ये उसको भी ओवरकम कर ले, जिससे हमें ये सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है दुनिया को कि ये वेरिएंट क्या करेगा। अब जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें से ये है कि जो अभी ये कंटेन्ड मेनली साउथ अफ्रीका और उसके रीजन में, उसकी नेबरिंग कंट्रीज में ये तेजी से बढ़ा है। अब ये कितना दुनिया में फैला है इसका पता नहीं है अभी। एक बात अच्छी है कि आज के दिन भी RT-PCR इस वेरिएंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, पर इसके अंदर अगर जो S जीन ड्रॉप ऑफ होता है तो उससे सस्पिशन ये होता है कि ये नया वेरिएंट तो नहीं है। तो अगर जो हम जीन सीक्वेंसिंग करेंगे उन लोगों के सैंपल्स की जिसमें ये सैंपल में निकलता है कि S जीन गिर गया, नहीं मौजूद है, तो इसका मतलब हमें आइडिया रहेगा। और स्क्रीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वेरिएंट हिंदुस्तान में या किसी और कंट्री में भी फैल रहा है कि नहीं। पर क्योंकि चेतावनी मिल गई है, हमें बहुत जरूरी है आज के दिन ही पूरा ऐसा स्कीम बनाई जाए फ्यूचर के लिए। गवर्नमेंट, पब्लिक, मेडिकल प्रोफेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स सब मिलके इसके ऊपर जो एक अपने को बचाने की क्या क्रिया होनी चाहिए उसका पहले से ही हमें पूरा लेआउट करना चाहिए कि भाई ये हमारा प्लान है, क्योंकि इससे इस खतरे से हमें जितना जल्दी प्रोटेक्शन मिल जाए उतना ही अच्छा होगा। तो पहली बात तो ये कि जिन एरियाज में ये फैल रहा है वहां से ट्रैवल तो इमीडिएटली बंद किया जाए, क्योंकि कैरियर तो ह्यूमन बीइंग ही है कि वहां के लोग यहाँ आएंगे कि यहाँ के लोग वहां गए हुए वापस आएंगे, तो वही जैसे पहले फैला था वैसे ही फैलेगा। तो इसलिए हमें अपनी जो ओपन स्काई पॉलिसी हमने की बातें हो रही थी कि 15 दिसंबर से हो सकता है कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल, दुनिया भी यही सोच रही थी, शुरू कर लें, तो उस पर मेरा ख्याल एक फिर से विचार करना पड़ेगा कि सेफ है कि नहीं। सो इसीलिए हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर जो तीसरी वेव इस भयंकर वेरिएंट की वजह से हुई तो बहुत ही तकलीफ में आ जाएंगे हम सारे। एक तो हेल्थ, डेथ और इकोनॉमी को बहुत भारी पड़ेगा। इसीलिए आज के दिन हमें सबसे ज्यादा क्योंकि हमारा बिहेवियर जो है चेंज इसलिए हो रहा था कि भाई हिंदुस्तान में 9,000 10,000 केस हो रहे थे, तो और हमारे आसपास कोई ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो रही थी, तो इसीलिए हम इस राहत में थे कि भाई ये अब शायद ये 3rd वेव नहीं आएगी या बहुत कम आएगी।
पर क्योंकि ये नए वेरिएंट के आने से ये खतरा बढ़ गया है, हमें फिर से वापस अपनी जो हमने पहले जो यूज करते थे, हम पूरी सावधानी अपने तीनों जो कोविड बिहेवियर की हम तीनों पहलू प्रैक्टिस करते थे, उसको फिर से हमें चालू करना चाहिए। क्योंकि ये जो जैसे पार्टीज हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, फेस्टिवल बन रहे हैं, इसके अंदर लोग मास्क नहीं पहनते और बड़ी बहुत तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और इसीलिए ये खतरा जो है, इसको अभी हम समझते हुए कि अभी थोड़ी दिन 2, 4, 6 हफ्ते हम अगर जो चेतावनी यूज करेंगे तो हो सकता है कि हम इससे बच जाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी यहाँ समझना चाहूंगी कि जैसे अमेरिका, यूरोप, यहाँ जहाँ 2 डोज लग चुके हैं, तो यहाँ अगर देश में जिसको 2 डोज लग चुके हैं उन पर क्या ये नया वेरिएंट कम असर डालेगा, या जिसको कोरोना हो चुका है उनके लिए ज्यादा खतरनाक ये वेरिएंट हो सकता है, या बूस्टर डोज की दिशा में भी अब हमें आगे कदम बढ़ा देना चाहिए? तो दुनिया में तो ये बात जरूर जाहिर हुई कि जैसे लोगों की एंटीबॉडीज कम हो या इम्यूनिटी कम हो रही है, वहां उन देशों में बूस्टर डोज चालू हो गया है। हिंदुस्तान में भी पहले तो ये तो डिबेट चली रही थी कि भी जब तक सबका दूसरा डोज कंप्लीट हो जाए, जब वैक्सीन अवेलेबल होगी तो फिर बूस्टर की बात शुरू करी जाए। अब ये हुआ है कि जैसे हाल ही में आपने न्यूज रिपोर्ट भी पढ़ी होगी कि काफी सारी वैक्सीन जो है वो सरप्लस पड़ी है, जो जिसकी एक्सपायरी भी होने की डेट काफी पास आ गई है। अगर जो ऐसा है तो हमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में ही कर्नाटका में बहुत सारे एम्प्लॉइज हॉस्पिटल के इकट्ठे बीमार हो गए, 100 से ज्यादा। अगर जो ऐसा हुआ है तो, और मुंबई से भी एक रिपोर्ट आ रही है ऐसी, तो अगर जो ऐसा है कि ये फैल सकता है, जो लोग आपस में काम करते हैं, तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिससे लोगों की प्रोटेक्शन हो। दूसरा, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनकी बहुत सेहत की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर जो ये वेव आई तो जंग तो उन्होंने लड़नी है, तो उनके लिए हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अब एक तो बात यह है कि अगर जो वैक्सीन अवेलेबल है तो हमें बूस्टर डोज पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को देना चाहिए, और उसके बाद एल्डरली विद कोमॉर्बिडिटीज को, जैसे हमने पहले वैक्सीन पॉलिसी में बनाया था। दूसरी बात यह है कि कौन सी वैक्सीन यूज करी जाए बूस्टर के लिए। तो जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है जहां पे बूस्टर डोज लगने शुरू हुए हैं, तो जैसे यूके ने किया, यूके ने बोला कि जिसको 2 एस्ट्राजेनेका के डोज, जिसको हम कोविशील्ड कहते हैं, लग चुके हैं, तो उसको तीसरा बूस्टर डोज नहीं देना है कोविशील्ड का, उसको फाइजर या मॉडर्ना का देना है कि ये प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। हिंदुस्तान में फाइजर और मॉडर्ना अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कोवैक्सीन अवेलेबल है, और कोवैक्सीन एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो कोविशील्ड से। तो कोवैक्सीन का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है एज ए बूस्टर, अगर जो हमारे पास ये उपलब्धि हो जाए कि वैक्सीन के डोज हैं, तो हमें उसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ये वेरिएंट की बात हो रही है, हमारे को अपनी कंट्री जल्द से जल्द आगे पहुंचानी है। क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको तो फरवरी में उनका 2nd डोज लग गया था, तो उनको तो 8-9 महीने हो गए, तो ये यकीन है कि उनकी इम्यूनिटी कुछ कम हुई होगी, तो उसको हमें बूस्ट करना चाहिए इमीडिएटली। उसके बाद जैसे सीक्वेंस पहले फॉलो किया वैसे करना चाहिए, और बच्चों के लिए वैक्सीन की उपलब्धि जितनी जल्दी हम कर सकते हैं किसी भी सोर्स से, उसको करना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी कोई प्रोग्राम के लिए शुरू करें। जी बिल्कुल, और जो आपने जिक्र किया कि बच्चों की वैक्सीन अब जल्दी लग जानी चाहिए, जितनी जल्दी पॉसिबल हो, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जैसे हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा, पहली लहर में देखा, इस तीसरी लहर में क्या आपको लगता है किस एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा खतरा है? साथ ही साथ सिम्टम्स जैसे पहली और दूसरी लहर में हमने देखे, वैसे ही कुछ सिम्टम्स इस वेरिएंट से भी होंगे? देखो, ऐसा है कि वेरिएंट का अभी पूरा अंदाजा नहीं लगा है कि वो कैसे बिहेव करेगा। ये काफी अर्ली रिपोर्ट्स हैं, इसकी स्टडी और भी ज्यादा डीपली करनी पड़ेगी देखने के लिए कि इसका पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, कि कितना ये फैलेगा जल्दी,
कैसे सिम्टम्स होंगे और कितनी सीरियसनेस से होंगे सिम्टम्स। ये तीनों चीजों का पता करना बहुत जरूरी है, पर ये सिर्फ डेटा के साथ आएगा और इसकी स्टडी जैसे WHO भी कर रहा है, हर कंट्री को एक्चुअली कंबाइंड, जैसे अब हमारे पास काफी कोऑपरेशन हुआ है कंट्रीज में कि हमें इकट्ठे मिलके इंफॉर्मेशन शेयरिंग रियल टाइम करनी है, जिससे पता लग जाए कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक इस वायरस के बारे में आ रहे हैं, इस वेरिएंट के बारे में, उसको हमें पूरा नॉलेज सारी दुनिया को मिले, सो दैट हम अपनी अपनी तैयारी कर सकें कि कैसे अपनी पॉपुलेशन को बचाना है। ये बातें बहुत जरूरी हैं जो आज के दिन, पहले तो इतनी अर्जेंसी नहीं लग रही थी, पर आज के दिन नेचुरली ये अर्जेंसी है। ये अर्जेंसी हमें जरूर है कि ये वेरिएंट जो आया है, इसने फिर भी हमारा जो विश्वास था कि हम प्रिपेयर्ड हैं, हम वैक्सीन लग रही है, उसके ऊपर हमें कुछ अब फिर से बहुत ध्यान देना पड़ेगा सीरियसली कि इसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। अगर जो ये फैलेगा तो पहला काम सेल्फ डिफेंस पहले ही करी जाए। डिफेंस बैरियर्स हम लगाएंगे, उसके अंदर जो ट्रैवल के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर, क्वारंटीन के ऊपर, और उसके बाद वैक्सीनेशन की बात और बिहेवियर की बात, कि हमारे को हर शख्स को अपना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना है, क्योंकि अपने आप की प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। आप समझ लें कि ये जाहिर हो गया कि जिसको कोविड हुआ उसको कुछ ना कुछ तकलीफ हुई, और उनमें से काफी लोग हैं जिनको 6 महीने, साल भर बाद भी तकलीफ हो रही है। तो इसके ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसे फ्लू है, चलो हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, आपको मैं कितने युवा हम देखते हैं मेरे पास, अभी दो दिन पहले ही युवा आए कि कहने लगे कि 6 महीने पहले मुझे हुआ था, पर अभी भी मेरा ब्रेन क्लियर नहीं है। और ऐसे कई हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं ऐसी पेशेंट्स की। तो इसीलिए मेरा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि अगर जो ये वार्निंग आई है, हमें इस पे पूरी अटेंशन देनी चाहिए। अपनी प्रोटेक्शन के लिए मास्किंग और जो डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन को बिल्कुल अपनाना चाहिए, क्योंकि लोग थोड़े रिलैक्स हो गए थे। जब पहली और दूसरी वेव के बीच में भी रिलैक्स हुए थे तो हमें बहुत हावी पड़ा। अब अगर जो हम ऑलरेडी वीक हो चुके हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, और थर्ड वेव अगर जो हाई पीक पे आएगी तो हमारा बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने लिए, अपनी कम्युनिटी, फैमिली, कंट्री के लिए हमें सब जुट के ये वार्निंग को अच्छी तरह से तवज्जो देनी है। यानी कुल मिलाकर हमें जागरूक होना है, सरकार को भी वक्त पर एक्शन लेना है, अलर्ट मूड पर रहना बहुत जरूरी है। जो आपने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए शुक्रिया।